वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्कूल के बच्चों की कहानी जो ज़ॉम्बी के अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। हमें स्कूल के बच्चों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जहाँ पर जिनसू नाम का स्टूडेंट है जिसे बाकी सारे बच्चे घेर कर मार रहे हैं क्योंकि जिनसू ने उन बच्चों की कंप्लेन टीचर से की थी। हम देखते हैं कि जिनसू के अंदर कुछ चेंजमेंट आने लगता है, जैसे कि वो एक मॉन्स्टर में बदल रहा हो। वो भी दूसरे स्टूडेंट से लड़ने लगता है। उसे ठीक से दिख नहीं रहा था, इसलिए वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। बाकी बच्चे डरकर भाग जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट जिनसू को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। जिनसू के पापा उससे मिलने आए हैं जिनका नाम मिस्टर ली था। वो अपने बेटे से बात कर रहे थे। तभी जिनसू फिर से ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है। मिस्टर ली अपने हाथ में एक बुक लेते हैं जो शायद बाइबल थी। वो उससे जिनसू को पीट पीट कर मार डालते हैं। उसे ठिकाने लगाने के लिए उसकी बॉडी को एक बड़े से बैग में पैक कर देते हैं। वहाँ से ले जाने लगते हैं। बीच रास्ते में ही जिनसू का हाथ उस बैग से बाहर निकल आता है और मिस्टर ली का हाथ पकड़ लेता है, यानी कि जिनसू अभी मरा नहीं था। ये देखकर मिस्टर ली बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। जिनसू के हाथ पर बहुत से इंजेक्शन के निशान थे। ये किस लिए थे हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है। हमें स्कूल दिखाया जाता है। साउथ कोरिया में स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल खुद ही साफ करना पड़ता है। हर चीज की सफाई को वो आपस में बांट लेते हैं जिससे काम आसान हो जाए। ऐसे ही एक दिन स्कूल के अंदर सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे। ये सुबह उनके लिए बाकी दिनों जैसी ही थी, लेकिन आज कुछ बदलने वाला था। अब हमें एक स्टूडेंट दिखाई जाती है जो साइंस लैब में सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने कुछ आवाज सुनी। वो पास जाके देखती है तो उसे वहाँ एक बॉक्स दिखाई देता है। उसके अंदर एक क्यूट सा व्हाइट कलर का माउस था। लड़की माउस देखकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी वो माउस उसे बाइट कर लेता है, जिस कारण इस लड़की की फिंगर से ब्लड निकलने लगता है। वो लड़की वहां से जाने ही वाली होती है, तभी उसके सामने मिस्टर ली आ जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर ली इस स्कूल में साइंस टीचर हैं। उनका बेटा जिनसू भी यहीं पढ़ता था। वो लड़की वहां से जाने लगती है। मिस्टर ली फर्श पर ब्लड की ड्रॉप्स देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि उस चूहे ने लड़की को काट लिया है। फिर तुरंत उस लड़की को दरवाजे से खींच लाते हैं और उसी लैब में बंद कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शान होता है। वो एक लड़की से बात कर रहा है जिसका नाम ओंजो है। शान और ओंजो बचपन से ही दोस्त हैं। अब ओंजो अपने दोस्तों को अपनी ही मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है। शाम को सारे फ्रेंड्स मिलकर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। सभी खाना खाने लगते हैं, आपस में बातें भी करते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, जब से साइंस टीचर का बेटा गया है उन्हें पता नहीं क्या हो गया है, अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। एक दिन तो वो अचानक क्लासरूम छोड़कर ही चले गए थे। वो ये भी बोलती है कि उसे मिस्टर ली से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। कुछ देर में सब अपना अपना खाना फिनिश कर लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। ओंजो शान से कुछ पूछती है तो शान उसे कुछ देर तक देखता ही रह जाता है। हमें पता चलता है कि शान ओंजो को बहुत पसंद करता है। सीन फिर से स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ वो लड़की अभी भी साइंस लैब में बंधी हुई है। मिस्टर ली उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये हमें कल स्कूल खुलने पर ही पता चलेगा। सुबह हो जाती है। हम ओंजो और उसके पापा को देखते हैं। ओंजो के पापा ओंजो को समझा रहे हैं कि उसके मार्क्स कम आए हैं, उसे थोड़ी मेहनत और करने की जरूरत है। हमें दिखाया जाता है कि ओंजो और शान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दोनों स्कूल भी साथ ही जाते हैं। स्कूल जाते समय रोज एक गेम खेलते हैं। जो गेम हारता है उसे पूरे दिन के लिए दूसरे का स्कूल बैग उठाना पड़ता है। आज गेम ओंजो हारती है। सभी बच्चे स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे। इनके स्कूल में एक रूल था, सभी को दिए गए टाइम तक स्कूल में एंट्री कर लेनी है। टाइम से जरा भी लेट हुए तो उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता था। सीन एक बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ कुछ बदमाश बच्चे दो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे।
ये वही गैंग था जो सीरीज की स्टार्टिंग में जिनसू को मार रहा था। आज उनके सामने दो और स्टूडेंट थे जिनमें एक लड़की और एक लड़का थे। ये लोग लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उस लड़के से उसका वीडियो बनाने के लिए कहते हैं। तभी हमें एक और स्टूडेंट दिखाया जाता है जिसका नाम सुयोग था। वो गैंग के पास आकर उन्हें ये गलत काम करने से रोकता है, फिर अपने साथ लड़की और लड़के को ले जाने लगता है। लेकिन लड़की कहती है, अगर तुम आज मुझे इन लोगों से बचा भी लोगे तो आज के बाद ये लोग मुझे हमेशा ही परेशान करेंगे। हमें पता चलता है कि सुयोग भी पहले इस गैंग का मेंबर था, लेकिन अब वो बदल गया है। वो स्कूल में वापस चला जाता है। अंजू सुयोग को देखकर अपने बाल खोल लेती है, उसके पास जाकर उससे बात करने लगती है। साफ साफ दिख रहा था कि अंजू सुयोग को पसंद करती है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है जहां सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। अब टीचर आती है और सब बच्चों का फोन कलेक्ट करती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास टीचर उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे मिस्टर ली ने साइंस लैब में पकड़ रखा हुआ है। बच्चे बोलते हैं, हमने उसे आखिरी बार साइंस लैब में देखा था, उसके बाद वो हमें कहीं नहीं दिखी। इस वजह से क्लास टीचर मिस्टर ली से मिलने लैब जाती है। वो ली से उस लड़की के बारे में पूछती है। मिस्टर ली बड़ी ही सफाई से झूठ बोल देते हैं कि वो कल स्कूल नहीं आए थे, इसलिए इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। तभी लैब के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। मिस्टर ली बताते हैं, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां एक चूहे को रखा हुआ है। टीचर इसे सच मानकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही मिस्टर ली लैब के अंदर जाते हैं। वो एक वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। वो कहते हैं, मैंने एक लड़की को पकड़ रखा है क्योंकि इसे मेरे एक्सपेरिमेंट वाले चूहे ने काट लिया है। लड़की की हालत अब ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसे कंट्रोल करने के लिए मिस्टर ली उस लड़की को एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो लड़की अपने पुराने रूप में वापस आने लगती है। वो मिस्टर ली से रिक्वेस्ट करती है, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर मिस्टर ली उससे कहते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ साइंस टीचर स्टडी कराने के लिए आए थे। उस बुरे गैंग का लड़का लड़की को अभी भी परेशान कर रहा था। लड़की रोए जा रही थी, पर मिस्टर ली चुपचाप पढ़ा रहे थे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बेटे के लिए भी इस गैंग के खिलाफ किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था। दूसरी तरफ लैब में बंधी लड़की अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब वो बहुत पावरफुल हो गई थी, इसलिए अपने हाथ भी खोल लेती है। हमें एक और क्लास दिखाई जाती है जहां वही टीचर जो मिस्टर ली से लैब में मिलने गई थी बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी वहां वो ज़ॉम्बी लड़की क्लास में पहुंच जाती है। अब टीचर उसके पास जाकर देखती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लड़की बताती है, उसे मिस्टर ली ने पकड़ रखा था, फिर बहुत से इंजेक्शन भी दिए, शायद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे। क्लास में सुयोग उसे उठाकर स्कूल के मेडिसिन रूम में ले जाता है। अंजू भी उसके साथ जाती है। स्कूल की डॉक्टर उस लड़की को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए हॉस्पिटल फोन करके इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला लेती है। क्लास में सारे बच्चे मिस्टर ली के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो अपने बेटे का बदला ले रहे हैं, क्योंकि वो लड़की जिसे मिस्टर ली ने पकड़ रखा था उसी बुरे गैंग का एक हिस्सा थी। अब स्कूल में एम्बुलेंस आ जाती है। उस लड़की को एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है जो अंजू के पापा ड्राइव कर रहे थे, यानी अंजू के पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं। टीचर स्कूल की डॉक्टर से पूछती है, आप ठीक तो हैं? उस लड़की ने आप पर हमला कर दिया था। डॉक्टर बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब सुयोग और अंजू क्लासरूम में वापस जाने लगते हैं। तभी अंजू अपनी फीलिंग सुयोग को बता देती है और अपना बैच उसे देती है, जिसका मतलब है कि वो सुयोग को प्रपोज कर रही है। तभी सुयोग कहता है, तुम तो सान के साथ हो ना? अंजू उसे बताती है, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ली पर, जो लैब में देखते हैं कि वो लड़की भाग चुकी है। अब वो परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। तभी सारे टीचर वहां आ जाते हैं। फिर वो सब मिस्टर ली को पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस ले जाते हैं। वहां मिस्टर ली उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाना खतरे से खाली नहीं है, उसे वापस यहाँ लेकर आओ। लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात नहीं सुनता। वो कहता है,
तुम्हें उस लड़की को बांधकर नहीं रखना चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया उसके साथ। ली बोलता है, मेरे बेटे को भी ये लोग कितना टॉर्चर कर रहे थे, इस बात को तो आपने इग्नोर कर दिया। प्रिंसिपल ने वहां पुलिस वालों को भी बुला लिया था जो ली को अरेस्ट करने लगे। सीन स्कूल की डॉक्टर पर शिफ्ट होता है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी लड़की ने बाइट कर लिया था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है, यानी चूहे का वायरस उस लड़की में गया फिर डॉक्टर में। इसलिए मिस्टर ली ने उस लड़की को पकड़ कर रखा था ताकि वायरस फैले नहीं। दूसरी तरफ स्कूल का लंच टाइम शुरू हो जाता है। सारे बच्चे कैंटीन की तरफ आने लगे। वहां ओंजू अपनी फ्रेंड को बता देती है कि उसने सुयोग को प्रपोज किया है। दूसरी तरफ सुयोग को दिखाते हैं जो क्लास प्रेसिडेंट को पसंद करता है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लास प्रेसिडेंट कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्लास प्रेसिडेंट क्यों बनी हूँ? क्योंकि मेरी मॉम ने स्कूल को बहुत बड़ा डोनेशन दिया है, इसलिए कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। मुझे अपने आप को प्रूव करना है और स्टडी पर फोकस करना है। नेक्स्ट सीन में उस गैंग के बच्चों को दिखाया जाता है जो अचानक से उस डॉक्टर को देखते हैं। उन्हें अजीब हरकतें करता देख उनका वीडियो बनाने लगते हैं। अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए सीधी भागती हुई आती है और एक स्टूडेंट के फेस को खाकर नोच लेती है। सब डॉक्टर का फेस देखते हैं तो बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, फिर इधर उधर भागने लग जाते हैं। डॉक्टर ने जिस स्टूडेंट को काटा था अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब वो बाकी स्टूडेंट को भी बाइट करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। सीन स्कूल की छत पर शिफ्ट होता है जहां वो लड़की छत से कूदने वाली थी जिसका न्यूड वीडियो बनाया गया था। तब उसके साथ जो लड़का था वही यहाँ पे आता है और उससे बोलता है कि तुम प्लीज मत कूदो। लड़की बोलती है, हम दोनों वैसे भी पूरी लाइफ लूजर का टैग लेकर चलने वाले हैं, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। दूसरी तरफ सुयोग और क्लास प्रेसिडेंट के पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, इसलिए वो दोनों भी भागने लगते हैं। कैंटीन में अब तक कोई ज़ॉम्बी पहुंचा नहीं था। सब बच्चे आराम से अपना लंच फिनिश कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनकी तरफ भागता हुआ चला आ रहा था। वहां ओंजू की फ्रेंड उससे कहती है, तुम सान की हेल्प ले सकती हो क्योंकि वो सुयोग का अच्छा दोस्त है। ओंजू सान के पास जाकर उसे बता देती है कि वो सुयोग को पसंद करती है। ये सुनकर शान को बहुत बुरा लगता है। वो मदद करने से मना कर देता है। तभी अचानक वहां बहुत सारे बच्चे भागते हुए कैंटीन में आने की कोशिश करने लगते हैं। वो सब ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए कैंटीन की वॉल तोड़कर अंदर घुस आते हैं। उनके पीछे बहुत से ज़ॉम्बी आ रहे हैं। वो बाकी बच्चों को बाइट करने लगते हैं। अब उस स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर ने बाइट किया था। वो ओंजू के ठीक सामने खड़ा था। अब भागकर ओंजू की तरफ आता है। कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं। तभी वहां बहुत से ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग चल रही है। प्रिंसिपल अभी भी बोल रहे हैं स्कूल में जो भी हो रहा है वो स्कूल के अंदर ही रहना चाहिए, पर वहाँ एक इंग्लिश टीचर थी, उन्हें बच्चों की चिंता होती है। वो जल्दी ही बच्चों को घर भेजने के लिए कहती है, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें मना कर देते हैं। उन्हें बस ये चिंता थी कि कहीं स्कूल का नाम बदनाम ना हो जाए, बाहर ये पता ना चले कि स्कूल में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। क्लास टीचर को गुस्सा आ जाता है, वो बाहर चली जाती है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह वायरस कितना खतरनाक है। टीचर जैसे ही बाहर निकलती है ज़ॉम्बी उन पर अटैक करने लगते हैं। सीन कैंटीन में शिफ्ट होता है जहां अभी भी ज़ॉम्बी बाकी बच्चों को काट रहे हैं। ओंजो को ज़ॉम्बी काटने ही वाला था, तभी शान वहां आकर उसे बचा लेता है। सभी स्टूडेंट अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी कैंटीन में उन सबको एक ओपन विंडो दिखाई देती है। कुछ स्टूडेंट्स उसमें से भागने लगते हैं। वहीं शान ओंजो को लेकर उस विंडो से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उन दोनों को ज़ॉम्बी ने फिर से घेर लिया। उन सब से बचकर दोनों वहां खड़े एक ट्रक पर चढ़ जाते हैं, जिसके सहारे वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। वहां सीढ़ियों पर बहुत से ज़ॉम्बी घूम रहे थे। उन सब से बचते बचाते हुए शान और ओंजो अपने क्लासरूम की तरफ भागते हैं। उस क्लास में कुछ और बच्चे पहले से ही छुपे हुए थे, बट वो दरवाजा नहीं खोलते।
सान और अंजू बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तब जाकर स्टूडेंट्स उन्हें क्लासरूम के अंदर आने देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुयोक और नामरा को उसी क्लास के बाहर सीढ़ी लगी हुई मिलती है। अब वो दोनों भी क्लास के अंदर आ जाते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है। वो लड़की जिसे चूहे ने काट लिया था अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर ली को दिखाया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इंटेरोगेशन के दौरान मिस्टर ली बताते हैं पहले वो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। वो बताते हैं उनका बेटा बहुत ज्यादा डरपोक लड़का था। वो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाता था, बिल्कुल एक चूहे की तरह। इसलिए मिस्टर ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहे और बिल्ली को एक साथ बंद रखा। चूहा हमेशा बिल्ली से डरा रहता था, पर एक समय आया जब चूहे ने बिल्ली से डरना बंद कर दिया। अब मिस्टर ली ने उस समय जो चूहे के हार्मोन्स थे उन्हें निकाल लिया, उसे अपने बेटे की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर ली को लगा जैसा चूहा उस समय निडर था, उनका बेटा भी वैसा ही हो जाएगा। वो इस सब प्रोसेस का डे बाय डे वीडियो शूट भी कर रहे थे। तभी उनके बेटे पर ये एक्सपेरिमेंट उल्टा असर करने लग जाता है। वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। उसने सबसे पहले अपनी माँ को काटा था, फिर मिस्टर ली ने उन दोनों को बांध कर रखा था। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहां उस ज़ॉम्बी लड़की ने सबको काटना शुरू कर दिया था, जिससे वहां बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। अब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बीमार होने की वजह से स्कूल से सही टाइम पर घर के लिए निकल गई थी। दूसरी तरफ स्कूल के एक एथलीट ग्रुप को दिखाया जाता है जो शायद अपनी एक्टिविटी करके स्कूल बस से स्कूल वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचते हैं तो बच्चों को ऐसी हरकतें करते देख शॉक्ड हो जाते हैं। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां सारे बच्चे क्लासरूम में रखे हुए बैग्स में फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक बैग में फोन मिल जाता है। वो जिस लड़की का फोन था वो तो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। शान वो फोन दरवाजे के पास जाकर फेस से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ऑनजो उसे बताती है कि इमरजेंसी कॉल बिना लॉक खोले भी की जा सकती है। ये लोग इमरजेंसी पुलिस को कॉल करते हैं, फिर उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं। ज़ॉम्बी वर्ड सुनते ही पुलिस वाले हंसने लगते हैं। वो सोचते हैं बच्चे मजाक कर रहे हैं और फोन रख देते हैं। फोन रखते ही वहाँ एक के बाद एक कॉल आना स्टार्ट हो जाती हैं। वो सब ज़ॉम्बी के अटैक के बारे में ही थी। उन्हें हॉस्पिटल से भी कॉल आता है कि हॉस्पिटल में सब लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। अब डिपार्टमेंट इसे सीरियस लेता है। उधर स्कूल में ऑनजो फोन लेकर फायर डिपार्टमेंट में कॉल करती है, लेकिन वहाँ भी कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब ऑनजो झूठ बोल देती है कि स्कूल में आग लग गई है। ये सुनकर डिपार्टमेंट वाले स्कूल के लिए रेस्क्यू टीम भेज देते हैं। क्लासरूम में एक लड़की सभी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाती है। नामरा से कहती है कि तुम हमारी क्लास प्रेसिडेंट हो, हमें बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनी माँ को कॉल करो। तभी नामरा उससे बोलती है, मुझे आज तक तो कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं मानता था, अब मुसीबत पड़ी तो तुम सबको मैं याद आ गई। यहाँ ये बहस चल ही रही थी, तभी मौका पाकर वहाँ स्कूल का एक टीचर क्लास में घुस जाता है। सभी को लगता है कि वो भी उनकी तरह नॉर्मल है। टीचर सभी को दरवाजे ब्लॉक करने के लिए उसके सामने डेस्क लगाने के लिए कहता है। बच्चे वैसा ही करने लगते हैं। तभी ऑनजो और उसकी फ्रेंड टीचर के हाथ को देखती है, जिस पर ज़ॉम्बी का काटने का निशान था। टीचर उसे छुपाने की कोशिश करता है, पर सारे स्टूडेंट उनको हाथ दिखाने के लिए कहते हैं। तभी टीचर को गुस्सा आ जाता है। अब वो पूरा ज़ॉम्बी बनकर एक लड़की को काट लेता है। ये लोग ज़ॉम्बी को रूम से बाहर नहीं निकाल सकते थे, खुद ही इन्हें रूम से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन बाहर निकलते ही पूरी ज़ॉम्बी की फौज बच्चों पर टूट पड़ती है। इन बच्चों में जितने भी बॉयज थे वो दिमाग लगाकर क्लासरूम के डोर और विंडो को शील्ड की तरह यूज करते हैं और ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे वो ज़ॉम्बी को ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाते, क्योंकि पूरे स्कूल में अब ज़ॉम्बी फैले हुए हैं। सभी लैब की तरफ भागते हैं। बीच में सुयोग पर ज़ॉम्बी अटैक करता है। शान उसके पास आ रहा होता है। सुयोग काफी अच्छा फाइटर है।
इसलिए वो शान को जल्दी से लैब में जाने के लिए कहता है। शान बाकी बच्चों को लेकर साइंस लैब के पास जाता है, पर वो बाहर से लॉक थी। ओंजो को एक पाइप दिखता है, उसकी मदद से वो लॉक तोड़ देती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ओंजो की बेस्ट फ्रेंड के पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। फिर सभी लैब के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के कुछ देर बाद ही ओंजो नोटिस करती है कि सोयोक वहाँ नहीं है। वो शान से पूछती है, पर शान को नहीं पता होता कि सोयोक के साथ क्या हुआ है। इसलिए वो सब अब ये सोचने लगते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बन गया होगा। दूसरी तरफ हमें टेरेस पर दिखाया जाता है, जहां वो दोनों स्टूडेंट जिनकी रैगिंग हुई थी ऊपर से सब देख रहे हैं और बोल रहे हैं, हम अभी भी अकेले रह गए, अगर हम नीचे जाते तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाते। सीन फिर से कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहां कुछ बच्चे टेबल के नीचे छुपे हुए थे। उनमें एक लड़की बहुत ही ज्यादा डर रही थी, तो वो शोर मचाने लगती है। इसलिए उसका फ्रेंड उसे जोर से धक्का मार देता है, जिससे ज़ॉम्बी उसे पकड़ ले और उसकी जान बच सके। उधर गर्ल्स वॉशरूम में भी 3 लोग छुपे हुए हैं। इनमें से एक लड़की जिसका नाम मेजन था, जो काफी बोल्ड लग रही थी। दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की बंद थे, जिसमें लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सब धुंधला दिख रहा है। तभी मेजन उसे चेक करती है, वो इन्फेक्टेड है, उसके गले में ज़ॉम्बी ने बाइट किया है। इसके बाद मेजन उसे वॉशरूम में बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में इंग्लिश टीचर को दिखाया जाता है, जो अपनी जान बचाकर ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाती है, जहां से वो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट कर सकती है। इधर वॉशरूम में मेजन उस ज़ॉम्बी को मारने का फैसला करती है, क्योंकि अगर उसने लड़की को नहीं मारा, वो ज़ॉम्बी बनकर बाकी दोनों स्टूडेंट्स को मार देगी। इसलिए अब मेजन रॉड लेकर ज़ॉम्बी के मुंह के आर पार कर देती है। फिर भी वो नहीं मरती, वो दोनों उससे लड़ रहे होते हैं। तभी हम वॉशरूम के बाहर आर्चरी क्लब के 2 मेंबर्स को देखते हैं। उनमें से एक लड़की ज़ॉम्बी को सीधा गले में तीर मारती है, जिससे वो मर जाती है। उसने अब भी मेजन पर क्रॉसबो तान रखा था। तभी पीछे से उसका फ्रेंड उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं। सीन इंग्लिश टीचर पर शिफ्ट होता है, जो ब्रॉडकास्ट रूम से अनाउंसमेंट करती है। टीचर बहुत ही दुखी मन से बोलती है कि मुझे नहीं पता आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन जो भी मेरी आवाज सुन रहा है वो अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढकर छुप जाए। अगर किसी को बाहर जाने का रास्ता मिले तो वो यहाँ से घर चला जाए। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, बस तुम जिंदा रहना, हम फिर मिलेंगे। ये सब बोलकर टीचर रोने लगती है। उनकी आवाज सुनकर जितने भी बच्चे छुपे हुए थे सब इमोशनल हो जाते हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है अभी भी स्कूल में बहुत से लोग सेफ हैं। हमें ओंजो के पापा को दिखाया जाता है, जो फायर ब्रिगेड के साथ स्कूल में पहुंचते हैं। ओंजो की फ्रेंड इशाक शान को समझाती है। ओंजो सुयोग को पसंद करती है, इसलिए वो उससे गुस्सा ना हो, पर शान इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इसलिए अब इशाक ओंजो के पास चली जाती है, फिर उससे बातें करने लगती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी ओंजो नोटिस करती है कि इशाक का हाथ बहुत ज्यादा ठंडा है। वो इशाक से पूछ ही रही थी कि वो इतनी ठंडी क्यों है। तभी इशाक के नाक से खून निकलने लगता है। तब सबको पता चल जाता है कि इसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इशाक भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है। ओंजो नहीं चाहती कि इशाक उससे दूर जाए, इसलिए वो इशाक को गले लगा लेती है। इशाक बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। तभी वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब सबसे पहले ओंजो पर ही अटैक कर देती है। शान ओंजो को बचा लेता है। इस बीच इशाक खिड़की से नीचे लटक जाती है। अब ओंजो दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे मरने नहीं देना चाहती। उसके साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करती है, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड थे। तभी शान स्टूल से मारकर इशाक को नीचे गिरा देता है। ये देखकर ओंजो बहुत दुखी होती है, फिर वहीं बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें सुयोग दिखाया जाता है, जो अभी मरा नहीं था। उसने फाइट करके खुद को बचा लिया था। वो ज़ॉम्बी से छुपकर एक रूम में बैठा हुआ है और अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है।
उधर साइंस लैब में सारे ज़ॉम्बी खिड़की से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सबको लगता है अब ज्यादा देर तक वो यहाँ सेफ नहीं रह पाएंगे, उन्हें कहीं और छुपना पड़ेगा। तभी सान को वो पाइप दिखाई देता है जिससे ओंजो ने लैब का लॉक तोड़ा था। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद वो पाइप को अंदर खींच लेता है। उसे एक रस्सी की तरह यूज करके विंडो से नीचे लटका देता है जिससे वो लैब से भाग सके। सान नीचे उतरकर सेफ रूम ढूंढने जाने वाला था, तभी वो ओंजो को उदास देखकर रुक जाता है। अपनी जगह अपने फ्रेंड को नीचे भेज देता है। उसका फ्रेंड नीचे उतरता है। नीचे वाले रूम में ज़ॉम्बी भरे हुए थे, इसलिए वो और नीचे जाता है। जो ब्रॉडकास्ट रूम होता है उसे वहाँ इंग्लिश टीचर मिल जाती है। फिर वो बाकी स्टूडेंट को भी नीचे आने को कह देता है। एक एक करके सारे स्टूडेंट नीचे उतरने लगते हैं। अब लास्ट में सान और ओंजो लैब के अंदर बचते हैं। ओंजो नीचे नहीं जाना चाहती, वो कहती है अब यहाँ कोई नहीं है जो मुझे पसंद हो। सान उसे समझाता है अभी भी बहुत से लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा, इसलिए उनके बारे में सोचो और यहाँ से जल्दी नीचे उतरो। इस बार ओंजो मान जाती है, फिर नीचे उतर जाती है। अब सान अकेले बचा था। तभी लैब में ज़ॉम्बीज घुस आते हैं। वो ओंजो के नीचे पहुंचने का वेट करता है क्योंकि अगर वो अभी नीचे उतरने लगा तो पाइप टूट सकता है और दोनों ही मारे जाएंगे। उधर सुयोग चुपचाप रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक आवाज होती है जिससे ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। ज़ॉम्बी सुयोग पर अटैक करते हैं। वो उनसे फिर से फाइट करता हुआ एक विंडो से बाहर आ जाता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उधर सान अभी भी रूम के अंदर था। बाकी सारे स्टूडेंट नीचे रूम में उसका वेट कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है सान विंडो से नीचे गिर रहा है और उसके साथ साथ बहुत से ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाते हैं। रूम से स्टूडेंट ये सब देख रहे हैं। हमें मिस्टर ली का इंटेरोगेशन दिखाया जाता है जहां उनसे पूछा जाता है आपने ये खतरनाक वायरस आखिर बनाया ही क्यों। मिस्टर ली उल्टा पुलिस से ही सवाल करते हैं क्या आपके बच्चे हैं? अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा खतरे में है तो आप अपने बच्चे को मरने देंगे? दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी स्कूल में तबीयत खराब हुई थी। सच तो ये था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसने स्कूल के वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म दिया था। फिर उस बच्चे को वहीं वॉशरूम में ही छोड़कर चली गई। सीन सुयोग पर शिफ्ट होता है जो एक विंडो से बाहर निकलकर उसके बॉर्डर पर चल रहा था। तभी वो सान और बाकी ज़ॉम्बी को नीचे गिरता हुआ देखता है, लेकिन सान उस पाइप को पकड़कर लटक जाता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी भी उसका पैर पकड़कर लटका हुआ है। सुयोग सान से ज़ॉम्बी को पैर मारकर गिराने के लिए कहता है। शान बहुत कोशिश के बाद भी उसे नहीं गिरा पाता, इसलिए अब सुयोग शान की हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है। कुछ देर बाद दोनों ही ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाते हैं। सभी इन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि दोनों जिंदा बच गए थे। अब रूम में सब सोच रहे होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। उसी टाइम नायोन और गैंगसू में झगड़ा होने लगता है। वो गैंगसू को गाली देने लगती है। तभी टीचर आकर इन दोनों को डांटती है और कहती है कि आज के बाद तुम दोनों को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। तभी एक स्टूडेंट को कंप्यूटर दिखता है, वो उसे ऑन करने जाता है। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो घर जा रही थी। तभी उसके सामने एक पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो बाल बाल बच जाती है। बहुत से लोग वीडियो बनाने लगते हैं क्योंकि पुलिस की कार से ज़ॉम्बी निकल रहे थे और रास्ते में सबको काट रहे थे। वो लड़की ये सब देखकर दोबारा स्कूल की तरफ भागती है, फिर अपने बच्चे को वॉशरूम से उठाकर बाहर ले आती है। उधर जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है सब न्यूज देखने लगते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी सड़कों पर घूम रहे हैं। बाहर भी हालत खराब है, इसलिए शायद पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पा रही। सारे स्टूडेंट न्यूज देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि रूम की विंडो पर कोई बार बार पाइप मार रहा है। विंडो का शीशा टूट जाता है। अब ज़ॉम्बी लड़की उस पाइप से रूम में घुसने की कोशिश करने लगती है। तभी शान उसे एक डंडे से दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन
वो उसे काबू नहीं कर पा रहा था। सुयोग उससे डंडा छीनकर ज़ॉम्बी के शोल्डर में घुसा देता है, लेकिन वो अभी भी नहीं मरती। तभी गैंगसू सीपीयू उठाकर ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है और ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है। सब चैन की सांस लेते हैं। फिर अचानक गैंगसू की नाक से खून निकलने लगता है। अब नायोन उसे देखती है तो उसे लगता है कि गैंगसू को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अंजू के पापा को दिखाया जाता है जो एक रेस्क्यू टीम के साथ हैं, जिन्हें एक पॉलिटिकल मीटिंग के रूम में बुलाया गया है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से एक एम्प्लॉई को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए वो अजीब हरकतें कर रहा था। उन सब ने उसे चेयर से बांध रखा था। अंजू के पापा अपनी टीम से ज़ॉम्बी का मुंह बांधने को कहते हैं। उसी वक्त एक ऑफिसर के हाथ में ज़ॉम्बी काट लेता है। फिर अंजू के पापा को पता चलता है शहर को लेवल 3 डिजास्टर घोषित किया गया है। दूसरी तरफ स्कूल में नायोन सबसे कहती है कि गैंगसू को बाहर निकालो, इसे ज़ॉम्बी ने काट लिया है। गैंगसू कहता है जब सुयोग उस ज़ॉम्बी को डंडा मार रहा था तो उसके पीछे का हिस्सा मेरी नाक पर लग गया था, इसलिए उसमें खून निकल रहा है। ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं काटा, ये सिर्फ खरोच के निशान है। सब लोग चेक करते हैं, फिर सब कहते हैं कि ये सिर्फ खरोच है, बाइट का निशान नहीं है। लेकिन नायोन किसी की भी बात नहीं मानती। वो बार बार कहती है कि इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे और गैंगसू से झगड़ा करने लगती है। अब टीचर वहां आकर इसका सॉल्यूशन निकालती है। वो बोलती है कि 10 मिनट तक गैंगसू रिकॉर्डिंग रूम में रहेगा। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो वो बाहर आ जाएगा। इससे नायोन का शक भी दूर हो जाएगा। गैंगसू कहता है कि मैं पूरा 1 घंटा अंदर रहूंगा। फिर वो रिकॉर्डिंग रूम में चला जाता है। अब टीचर नायोन से कहती है अगर गैंगसू इन्फेक्टेड नहीं हुआ तो तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। नायोन कहती है ठीक है। दूसरी तरफ कैंटीन की किचन में एक स्टूडेंट अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। उसने धीरे धीरे अपने सारे दोस्तों को ज़ॉम्बी के हवाले कर दिया है जिससे कि वो जिंदा बच सके, लेकिन अब वो अकेला था। जब ज़ॉम्बी उसे मारने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपने हाथ में चाकू लेकर ज़ॉम्बी के गले में मारता है, जिससे ज़ॉम्बी मर जाता है। अब उसे पता चल चुका था कि ज़ॉम्बी को कैसे मारना है। उधर क्लासरूम में सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी सान अंजू के पास जाता है। वो अभी भी अपनी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी। तब सान उससे कहता है कि तुम लास्ट तक उसके साथ रही, इससे ज्यादा तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। परेशान मत हो, थोड़ी देर में तुम्हारे पापा या फिर कोई और हमें बचाने जरूर आएगा। अब हमें सान की मॉम को दिखाया जाता है जो टीवी में न्यूज देख रही हैं। उन्हें पता चलता है कि कोई वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और शहर को खाली कराने के ऑर्डर आ चुके हैं। ये बात सुनते ही शान की मॉम स्कूल में फोन करती है, पर वहाँ पर कोई फोन नहीं उठाता, तो वो खुद स्कूल की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ अंजू के पापा को फोन पर बताया जाता है कि ये कोई वायरस है जो काटने से फैलता है। तभी वो अपने टीम के मेंबर को देखते हैं जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उनके देखते ही देखते वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। अब वो तुरंत उसे भी बांधने के लिए कहते हैं। हमें दिखाया जाता है शहर में आना जाना बंद करवा दिया गया है। सिक्योरिटी की वजह से वहाँ कर्फ्यू लगा है। पुलिस सान की माँ को स्कूल की तरफ नहीं जाने देती। वो दूसरा रास्ता लेकर वहाँ जाने की कोशिश करती हैं। अचानक उनके सामने स्कूल की वही लड़की आ जाती है जो अपने बच्चे को लेकर स्कूल से भाग आई थी और सान की मॉम स्कूटर से गिर जाती हैं। वो उठकर उस लड़की से पूछती हैं, तुम तो यूशान स्कूल में पढ़ती हो ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बेटे शान को जानती हो क्या? पर वो लड़की कुछ बोले बिना वहाँ से भाग जाती है। तभी बहुत से ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागते हैं। अब सीन स्कूल के वॉशरूम में शिफ्ट होता है जहाँ मेजिन और वो 3 स्टूडेंट अभी भी फंसे हैं। वो बाहर देखते हैं पर हालात अभी भी वही हैं। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। मेजिन सबको बाहर निकलने के लिए बोलती है, लेकिन सब उसे मना कर देते हैं और वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। उधर ब्रॉडकास्ट रूम में सभी नोटिस करते हैं कि आधा घंटा हो गया है पर गैंगसू अभी तक एकदम ठीक है। अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा होता तो वो 5-10 मिनट में ही ज़ॉम्बी में बदल गया होता। इसलिए सान गैंगसू को बाहर बुलाने जाता है। वो बोलता है आधा घंटा हो गया है, चल अब बाहर आ जा। लेकिन गैंगसू मना कर देता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा जब तक 1 घंटा नहीं हो जाता, नहीं तो वो नायोन फिर से मुझ पर शक करेगी। सान जाकर अपनी टीचर को बोलता है। टीचर के भी बुलाने पर जब गैंगसू बाहर नहीं आता
तो टीचर नायोन से कहती है, जाओ उसे सॉरी बोलो और बाहर लेकर आओ। नायोन अंदर जाती है, अपने हैंकी से गैंगसू के हाथ का घाव पोंछती है, फिर उसे भला बुरा कहकर रूम से बाहर आ जाती है। अब गैंगसू बाहर आकर फिर से उससे लड़ने लगता है। टीचर नायोन को डांट रही थी कि तुम्हें सॉरी बोलने भेजा था, तुम फिर से उससे लड़के वापस आ गई। तभी अचानक गैंगसू की नाक से खून निकलने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी में बदलने लगा था। नायोन सबसे कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि ये इन्फेक्टेड है, इसे निकालो यहाँ से। गैंगसू बोलता है, मैं किसी के मरने की वजह नहीं बनना चाहता, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर रोते रोते रूम से बाहर जाने लगता है। बाकी सारे बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं। बाहर निकलने से पहले ही गैंगसू पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब शान को ना चाहते हुए भी अपने फ्रेंड को विंडो से बाहर फेंकना पड़ता है। उसके बाद सब बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए भाग रही है। उसके हाथ में भी ज़ॉम्बी ने काटा है, इसलिए वो एक शॉप में घुस जाती है। अपने बच्चे को सीट पर लेटाकर उससे दूर हो जाती है। वो जानती थी थोड़ी देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए खुद को दरवाजे से बांध लेती है जिससे वो बच्चे तक ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ ओंजो के पापा सारे एम्प्लॉयज को समझा रहे थे कि इन्फेक्टेड लोगों से दूर रहना है, बस थोड़ी देर में मदद के लिए हेलीकॉप्टर आता ही होगा। तभी वहाँ एक लेडी पॉलिटिशियन उनसे कहती है कि आपने अपने सीनियर्स को मेरे बारे में बताया है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे सबसे पहले निकालो। लेकिन ओंजो के पापा बोलते हैं, पहले कमजोर और बीमार लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, आप शांति से वेट करें। अब ओंजो के पापा बाकी रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो स्कूल की सिचुएशन का पता लगा सके, लेकिन उन्हें कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। सीन स्कूल में शिफ्ट होता है जहाँ सब गैंगसू को याद करके रो रहे हैं। तब नायोन बोलती है, मैंने तुम सबकी जान बचाई है उससे। लेकिन नामरा उसके पास आकर उससे कहती है, तुमने जानबूझकर उसे ज़ॉम्बी बनाया। अब नायोन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। नामरा सबको बताती है, जब सब गैंगसू को बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए थे तो ये पीछे बिल्कुल अकेली थी। इसने अपना रुमाल निकाला और जिस डंडे से ज़ॉम्बी के शोल्डर पर मारा गया था उसका खून अपने रुमाल पर पोंछ लिया। उसके बाद अंदर जाकर गैंगसू के घाव में वो खून लगा दिया। अब नायोन चिल्लाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। नामरा उसे रुमाल का खून खुद के घाव पर लगाने के लिए कहती है। वो ऐसा करने का नाटक करती है। तभी टीचर उसे रोक लेती है। सारे स्टूडेंट उस पर गुस्सा करने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम झूठी लड़की हो, तुम्हारी वजह से गैंगसू मारा गया। नायोन बोलती है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाऊं, और रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है। आसपास के ज़ॉम्बी को पता चल जाता है कि कोई बाहर आया। सब नायोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब टीचर सभी बच्चों से प्रॉमिस लेती है कि वो सब जिंदा रहेंगे, फिर किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे जैसा नायोन ने गैंगसू के साथ किया, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से कोई और मारा गया तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। फिर टीचर नायोन को बचाने उसके पीछे चली जाती है और हम देखते हैं पूरी सिटी में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिसके बारे में सारी न्यूज पर सब लोगों तक पहुंच चुकी है। इसलिए बहुत से लोग और ब्लॉगर्स अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लालच में सिटी की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं में से हमें एक ब्लॉगर को दिखाया जाता है जो ट्रैफिक देखकर पैदल ही आगे जाने की सोचता है और माउंटेन क्रॉस करता हुआ सिटी में पहुंच जाता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था, जिसके बाद रात होते होते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। अब वो समझ चुका था उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। वो अपने सब्सक्राइबर को भी ये सब दिखा रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सान की मॉम को दिखाया जाता है। वो भी पुलिस से बचकर स्कूल के पास पहुंच चुकी थी। वो स्कूल में कूदने की कोशिश करती है। उधर रूम में अभी भी सब लोग उदास बैठे थे क्योंकि रात हो गई थी, फिर भी अब तक कोई उन्हें बचाने नहीं आया था। ओंजो सान के पास आकर उसे समझाती है क्योंकि अब वो दोनों ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो चुके हैं। दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं। अब हमें सान की माँ को दिखाया जाता है जो स्कूल के अंदर कूद जाती है। फिर वो गार्डन एरिया में गैंगसू को देखती हैं।
वो उसे बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि वो सान का बेस्ट फ्रेंड था। वो गैंगसू से कहती है, बेटा तुम अभी तक स्कूल में ही हो, सान कहाँ है? गैंगसू सान की माँ को घूरता है। तभी सीन रूम में शिफ्ट होता है जहाँ सान कह रहा था, हम यहाँ फंसे हुए हैं लेकिन कम से कम हमारी फैमिली तो सेफ है। वो अभी रेस्टोरेंट में बिल्कुल अच्छे से होंगे, शायद किसी के लिए खाना बना रहे होंगे। ऑन्जो को सान की माँ के हाथ का बना हुआ खाना याद आता है क्योंकि अभी वो सब लोग भूखे हैं। वो सान से कहती है, मेरे पापा भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। उधर सान की मॉम के ऊपर गैंगसू और बाकी बहुत से ज़ॉम्बी कूद पड़ते हैं, उन्हें बुरी तरह काटने लगते हैं जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाएंगी। नेक्स्ट सीन में रूम में सब बातें कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, अब तक टीचर या नायोन में से किसी के भी चिल्लाने की आवाज नहीं आई है, इसका मतलब शायद वो दोनों अभी जिंदा हों। कुछ देर बाद सुयोक सबसे पूछता है कि क्या किसी को वॉशरूम नहीं जाना? एक एक करके सब हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन अब क्या करें, ये लोग बाहर तो जा नहीं सकते। सीन टेरेस पर शिफ्ट होता है जहाँ वो दो स्टूडेंट अभी तक छत पर ही हैं। युंजी कहती है, काश इस पूरी बिल्डिंग में आग लग जाए और ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लड़का उससे कहता है कि ऐसा मत बोलो, हमें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। अचानक लड़के को याद आता है कि वो रैगिंग वाला न्यूड वीडियो सीनियर ने अपलोड करने के लिए कल की डेट शेड्यूल की है। सुबह होते ही उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाएगा, इसलिए अब वो भी बोलता है, हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ आग लग जानी चाहिए जिससे आज ही सब कुछ खत्म हो जाए। उधर सारे स्टूडेंट्स को वॉशरूम जाना था। उनमें से एक बच्चा कहता है कि हम विंडो को वॉशरूम की तरह यूज कर सकते हैं, पर सब मना कर देते हैं। अब ऑन्जो सबको बताती है कि मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, अगर कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें वॉशरूम हमेशा सोने की जगह से बहुत दूर बनाना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग रूम में टेम्परेरी वॉशरूम बनाने का आइडिया देती है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑन्जो के पापा को दिखाया जाता है जो सभी को बताते हैं कि हेलीकॉप्टर कल सुबह 11 बजे आ जाएगा, तब तक हमें छत पर पहुंचना है। पॉलिटिशियन लेडी परेशान हो जाती है, वो बोलती है, हमें आज रात में ही क्यों नहीं निकाल सकते? ऑन्जो के पापा बोलते हैं, ये पॉसिबल नहीं, आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा, हमें एक टेम्परेरी वॉशरूम बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्लासरूम में भी ऑन्जो सबको टेम्परेरी वॉशरूम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रही थी जो रिकॉर्डिंग रूम में तैयार किया जा रहा था। उधर ऑन्जो के पापा ने भी उसी तरह एक वॉशरूम वहां फंसे लोगों के लिए बना दिया था। अब सारे बच्चे रूम में बैठे होते हैं। तब नामरा सबसे कहती है, सामने की बिल्डिंग में अंधेरा है, लगता है बाहर भी सब मारे गए, अब हमें बचाने कोई नहीं आएगा। सभी लोग बोलते हैं, हम ऑलरेडी डरे हुए हैं, तुम्हें इस समय ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। सब डिसाइड करते हैं वो सुबह तक का वेट करेंगे, शायद कोई आ जाए। दूसरी तरफ ऑन्जो के पापा उस पॉलिटिशियन से कहते हैं कि आप यहाँ वेट करिए, मैं एक जगह होकर आता हूँ। मेरी बेटी स्कूल में फंसी हुई है, मुझे उसे बचाने जाना पड़ेगा, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन पॉलिटिशियन खुद की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती, इसलिए वो ऑन्जो के पापा को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वो बताती है कि इस रूम के अंदर जितने भी लोग फंसे हैं उन सब की फैमिली है, आपका फर्ज बनता है कि आप पहले हमारी जान बचाएं, इसलिए मैं आपको जाने की परमिशन नहीं दे सकती। आज आपको अपनी बेटी और अपनी ड्यूटी में से एक को चुनना पड़ेगा। अब ऑन्जो के पापा वहां रुकने का फैसला करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंटीन वाला लड़का ग्विनम दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। बाहर उसे एक साइकिल मिल जाती है, वो भागने लगता है, उसके पीछे ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। इसके बाद वो एक रूम में घुस जाता है जो प्रिंसिपल ऑफिस था, जिसमें प्रिंसिपल टेबल के नीचे छुपा हुआ था। उनके अलावा उस रूम में 3 ज़ॉम्बी और थे। ग्विनम उन तीनों को एक एक करके मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है वॉशरूम में जहां मेजिन सबसे कहती है, अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि रात के अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। इस पर वो एथलीट और पास बैठा लड़का बोलता है, रात के अंधेरे में हमें कोई ज़ॉम्बी भी तो नहीं दिखाई देगा, वो हम पर अटैक करेंगे तो हम बच भी नहीं पाएंगे, इसलिए हमें सुबह होने तक का वेट करना चाहिए। तब तक अगर कोई रेस्क्यू टीम हमें बचाने नहीं आई
तो दिन की रोशनी में हम बाहर निकल जाएंगे। जिसके बाद एथलीट और मेजिन में बहस होने लगती है। मेजिन उसे गाली दे देती है। इसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें वो ब्लॉगर दिखाया जाता है जो यहाँ आया तो ब्लॉग बनाकर फॉलोवर्स बढ़ाने था, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी उसे एक प्ले स्कूल दिखाई देता है। उसे लगता है वो बिल्कुल खाली है, इसलिए वो उसके अंदर घुस जाता है। पहले तो उसे कहीं कोई नहीं दिखाई देता। तभी वहाँ बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो ज़ॉम्बी बन चुके थे ब्लॉगर पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे बचने के लिए एक स्लाइडर पर चढ़ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से इंटेरोगेशन रूम दिखाया जाता है जहां इंस्पेक्टर को पूरे शहर की हालत के बारे में पता चल चुका था। वो गुस्से में मिस्टर ली के पास आता है, उससे बोलता है, तुम्हारी वजह से आज पूरा शहर बर्बाद हो रहा है। उन मासूम लोगों की क्या गलती जिनकी जान खतरे में है? आखिर तुमने ऐसा वायरस बनाया ही क्यों? अब मिस्टर ली अपने बेटे जिनसू के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के उस गैंग ने जिनसू को इतना परेशान कर दिया था कि तंग आकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तब मिस्टर ली ने उसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी, इसलिए वहाँ सारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। उस दिन सभी लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि बच्चों के बीच में तो ऐसा मस्ती मजाक चलता रहता है। वहाँ जब जिनसू और बाकी लोगों से पूछा गया तो वो भी डर की वजह से अपना स्टैंड नहीं ले पाए। मिस्टर ली पुलिस के पास भी गए, पर पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। प्रिंसिपल ने भी मिस्टर ली से कहा, तुम्हें पुलिस तक जाने की कोई जरूरत नहीं थी। स्कूल ने बच्चों को पनिशमेंट दे तो दी है, अब वो ऐसा फिर से नहीं करेंगे। मिस्टर ली जिनसू को उस स्कूल से दूसरे में शिफ्ट कर देते हैं, पर फिर भी वो गैंग जिनसू को ढूंढता है, उसे फिर से परेशान करने लगता है। ऐसे ही एक रात जिनसू बहुत बुरी हालत में रोते हुए अपने घर आया। तब मिस्टर ली उससे ऐसे देखकर गुस्से में आ गए। उन्होंने जिनसू से कहा, रोना बंद कर दो और उन लड़कों से लड़ने मरने को तैयार हो जाओ। फिर जिनसू ने कहा, मुझे बस मरना है, वो ज्यादा आसान है मेरे लिए। जिसके बाद मिस्टर ली खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने बेटे के अंदर वो वायरस इंजेक्ट कर दिया, जिससे उनका बेटा भले ही राक्षस बन जाए पर वो जिंदा तो रहे। अब इंस्पेक्टर बोलता है, तुम्हारा बनाया राक्षस पूरी दुनिया बर्बाद करने वाला है। वो मिस्टर ली से इसके एंटीडोट के बारे में पूछता है, तो मिस्टर ली कहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं। तभी इंस्पेक्टर मिस्टर ली से कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, इस जगह को खाली कराया जा रहा है। अब दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद ज़ॉम्बी उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले तो मिस्टर ली हंसते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनके बेटे के साथ गलत किया उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें रियलाइज होता है बुरे लोगों के साथ में बहुत से मासूम लोग भी इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद फाइनली उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो इंस्पेक्टर को बताते हैं, तुम्हें एंटीडोट लेने के लिए ह्यूसान स्कूल जाना पड़ेगा, जहां साइंस लैब के अंदर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, जिसमें तुम्हें एंटीडोट के बारे में पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद वो इंस्पेक्टर को बचाने के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं, जो अब मिलकर मिस्टर ली को काट रहे थे। अब देखते ही देखते मिस्टर ली, जिन्होंने ये वायरस बनाया था, वो भी इसका शिकार बन गए थे और एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे। बाहर जाके इंस्पेक्टर सबसे बचकर भाग रहा होता है। तभी उसे एक पुलिस वाला मिलता है जो एक जगह फंसा हुआ था। वो उसे निकालकर उसे भी मिस्टर ली के एंटीडोट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो ऑफिसर जाकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों को ये सब बता सके। नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है, जहां ओंजो और सान बाहर देखते हैं। हालात अभी भी वही हैं, कोई उन्हें बचाने नहीं आया। दूसरी तरफ मेजिन और एथलीट भी ये देखकर फैसला करते हैं अब उन्हें खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, उन्हें बचाने अब कोई नहीं आने वाला। एथलीट बोलती है, मैं पहले सेकंड फ्लोर पर जाऊंगी, वहाँ मेरे छोटे भाई की क्लास है। मेजिन कहती है, तुम्हारा भाई ज़ॉम्बी बन चुका होगा, इसलिए वहाँ जाने का खतरा मत उठाओ, चुपचाप यहाँ से स्कूल से निकल चलो। लेकिन एथलीट नहीं मानती। वो कहती है, तुम्हें अगर हमारे साथ चलना है तो पहले सेकंड फ्लोर पर ही चलना होगा। अब वो सब वॉशरूम से निकल जाते हैं। उधर रूम में सारे बच्चे सोचते हैं अब क्या करना चाहिए। उन्हें नामरा बताती है,
हम पानी के बिना सिर्फ 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, उसमें से एक दिन हो चुका है। सब सोचने लगते हैं कि अब ये लोग बाहर निकलने के लिए क्या करें। शान बोलता है, पहले हमें बाहर की कंडीशन का पता करना होगा, इसलिए हमें एक फोन की जरूरत है। हमें टीचर्स रूम में जाकर वहां से फोन लाना होगा, क्योंकि उन सब के फोन वहीं पर जमा थे। सीन टेरेस पर शिफ्ट होता है, जहां उस लड़की युंजी को पता चल चुका था कि उसका न्यूड वीडियो आज के लिए शेड्यूल था। वो बहुत रोती है और अपने साथ वाले लड़के पर चिल्ला रही होती है कि अगर वो ये सब उसे पहले बता देता तो शायद वो कुछ कर पाती। वो लड़का उसे बताता है आज 9 बजे वीडियो अपलोड होगा। अब उसके पास फोन नहीं था तो उन्हें टाइम का पता नहीं चल पाता, इसलिए युंजी सोचती है कि वो फोन ढूंढकर वीडियो डिलीट कर देगी, इसलिए स्टाफ रूम में जाने लगती है। युंजी उस लड़के को भी साथ चलने के लिए कहती है, पर वो लड़का उसे मना कर देता है। युंजी फोन ढूंढने अकेली ही निकल पड़ती है। उधर सान विंडो से नीचे देखता है। वो बताता है यहाँ से 2 रूम दूर और 1 फ्लोर नीचे स्टाफ रूम है। वो फोन लेने जा रहा है। सुयोग भी उसके साथ जाता है। दोनों स्टाफ रूम तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ युंजी भी स्टाफ रूम की तरफ आ रही है। उसे वहां बहुत से ज़ॉम्बी काट लेते हैं, पर वो अभी भी ज़ॉम्बी बनी नहीं थी, इसलिए उठकर स्टाफ रूम में चली जाती है। पता नहीं क्यों अब ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं कर रहे। वो सारे फोन तोड़ने लगती है। तभी वहां सान चुपचाप एक फोन उठाने की कोशिश करता है। तब तक युंजी भी ज़ॉम्बी बनने लगती है। वो सान पर अटैक करती है। सुयोग उसे धक्का मारकर दूर फेंक देता है। दोनों विंडो से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी सान देखता है कि जो फोन वो उठाकर लाया था वो टूटा हुआ है, इसलिए वो दूसरा फोन लेने भागता है। ज़ॉम्बी अब दोनों पर अटैक कर देते हैं। इस सब के चक्कर में सान और सुयोग अलग हो जाते हैं। सान स्टाफ रूम के डोर से बाहर भागता है और सुयोग विंडो से। अब सीन प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां प्रिंसिपल ग्विनम को अपनी कार की चाबी देता है। उसे अपने कार का नंबर बताकर यहाँ लाने के लिए कहता है। ग्विनम उसे मना कर देता है। वो कहता है आपको मेरे साथ चलना होगा। प्रिंसिपल मना करता है। तब ग्विनम उसे मारने की धमकी देता है। उधर स्टाफ रूम में युंजी को होश आता है। हमें दिखाया जाता है वो अभी भी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी है। नेक्स्ट सीन में ओंजू के पापा को दिखाया जाता है, जो सभी को बाहर निकलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ओंजू के पापा ने एक प्लान बनाया था कि वो ज़ॉम्बी को 2 बड़ी अलमीरा के सहारे रोकेंगे, फिर उन पर पानी की पाइप से पानी डालेंगे जिससे वो आगे ना आ पाएं और बाकी सबको छत पर जाने का मौका मिल सके। सब वैसे ही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कुछ ही समय में वहाँ हेलीकॉप्टर पहुँचने वाला था। ओंजू के पापा अपने एक ऑफिसर के साथ सारे ज़ॉम्बी को रोके हुए थे। तभी जो पॉलिटिशियंस ऊपर गए थे उन्हें दरवाजे पर एक ताला मिलता है, इसलिए उनमें से एक आदमी हेल्प लेने के लिए फिर से नीचे आता है। अब ओंजू के पापा अपने ऑफिसर को उनके साथ जाकर ताला तोड़ने को कहते हैं। खुद अकेले ही ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। अब कुछ टाइम में दरवाजा खुल जाता है। सभी लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं। वो ऑफिसर अभी भी ओंजू के पापा का वेट कर रहा था। उसे वो ऊपर आते हुए दिखते हैं। ओंजू के पापा के साथ अब सभी टेरेस पर पहुंच जाते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर वहां आता हुआ दिखाई देता है। उधर सान को भी फोन मिल चुका था। अब वो ज़ॉम्बी के बीच फंस चुका था, इसलिए बचने के लिए जगह ढूंढ रहा था। वो पूरे स्कूल का चक्कर लगाता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि ग्विनम ने प्रिंसिपल के हाथ बांध कर रखे थे। सान ग्विनम को ऐसा करने से मना करता है। जब वो नहीं मानता तो सान फोन में उसका वीडियो बनाने लगता है। सान उसे कहता है कि तुम बस सबको धमकाना जानते हो, इसलिए कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करता। तभी प्रिंसिपल भागने की कोशिश करता है। ग्विनम उन्हें सान के सामने ही मार देता है। अब सान डर जाता है और वहां से भागता है। ग्विनम उसका पीछा करता है। जब सान भागने में कामयाब हो जाता है तो ग्विनम दूर से ही उसे चाकू फेंक कर मार देता है। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।